में बात होगी महाराष्ट्र में मची सियासी उठापटक की। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट की देखेंगे कैसे घुसपैठियों पर बयान देकर घिरे अमित शाह। एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार पर उठे क्या सवाल, जानेंगे तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर बोला क्या हमला। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अब सीआईडी करेगी अजीत पवार विमान हादसे की जांच। 28 जनवरी को हुआ था हादसा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की भी समानांतर जांच रहेगी जारी। फोन टैपिंग मामले में एसआईटी ने ठुकराई पूर्व सीएम केसीआर की मांग। कहा रिकॉर्ड में जो पता है वही होगी पूछताछ। केसीआर ने अरावली स्थित अपने आवास पर पूछताछ करने की थी मांग। नए लेबर कोड के विरोध में 12 फरवरी को होगी हड़ताल। 9 लाख बैंक कर्मी होंगे शामिल। नौकरी सुरक्षा और कई अधिकार से जुड़े मुद्दों को लेकर किया जाएगा प्रदर्शन। पीएमके में चुनाव चिन्ह पर टकराव। संस्थापक रामदास मद्रास हाईकोर्ट पहुंचे। आम निशान आवंटन पर ईसी को दी चुनौती। एलिना रैबाकिना बनी ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस की विजेता। फाइनल में एरिना सबालेंका को हराया। पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किया अपने नाम। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। अजीत पवार के अचानक ही दुनिया से चले जाने के बाद से ही सवाल उठ रहे थे कि उनकी जगह कौन लेगा, किसे एनसीपी की कमान सौंपी जाएगी, फडणवीस सरकार में किसे अजीत पवार की जगह डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। और अब इनमें से अधिकांश सवालों के जवाब मिल गए हैं। तो किसे मिली अजीत पवार की जगह, देखिए इस रिपोर्ट में। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बन गई हैं। राजभवन में आयोजित एक सादा समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शाम 5:05 पर सुनेत्रा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले एनसीपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें सुनेत्रा को पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पहले ही साफ कर चुके थे कि ये एनसीपी को तय करना है कि अजित पवार, जिनकी विमान हादसे में जान चली गई, उनकी जगह किसे सरकार में शामिल किया जाना है। एनसीपी ने जैसे ही सुनेत्रा पर मुहर लगाई, तुरंत सीएम ने राज्यपाल को मंत्रिमंडल विस्तार की जानकारी दे दी, जिसके बाद राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। लेकिन सुनेत्रा के डिप्टी सीएम बनने के बाद एनसीपी के दोनों गुटों के विलय पर संकट खड़ा हो गया है। एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम से पहले उन्होंने ऐलान कर दिया था कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य सुनेत्रा के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाएगा, और ऐसा हुआ भी। पवार ने नाराजगी जाहिर करते हुए यहां तक कह दिया कि सुनेत्रा डिप्टी सीएम बन रही हैं। इसके बारे में उन्हें जानकारी मीडिया के जरिए ही मिली है। उनसे न तो इसके बारे में पूछा गया और न ही बताया गया। सारे फैसले मुंबई में पार्टी के नेताओं ने लिए हैं। पवार ने उन खबरों पर भी मुहर लगा दी जिसमें दावे किए जा रहे थे कि अजित पवार अगर जीवित होते तो एनसीपी के दोनों गुटों का विलय हो जाता। पवार ने कहा कि अजीत की इच्छा थी कि एनसीपी एकजुट हो जाए। वो इस बारे में आशावादी थे। अजित पवार, शशिकांत शिंदे और जयंत पाटिल ने दोनों गुटों के विलय की बातचीत शुरू की थी। विलय की तारीख भी तय हो गई थी। ये 12 फरवरी को निर्धारित थी। दुर्भाग्य से अजीत इससे पहले ही हमें छोड़कर चले गए। हमें लगता है कि उनकी इच्छा पूरी होनी चाहिए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी। दरअसल पहले ये कहा जा रहा था कि एनसीपी के दोनों गुट एकजुट होते हैं तो अजित पवार महायुति को छोड़ देंगे। लेकिन जिस तरह से सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है, उसके बाद शरद पवार ने भी मान लिया कि अब मर्जर मुश्किल है, क्योंकि पवार कई बार कह चुके हैं कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। सुनेत्रा के शपथ के बाद सभी की नजरें एनसीपी के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। शरद पवार के तेवर बता रही हैं कि परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं पूरे देश की नजरें इस वक्त 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट पर भी टिकी हुई हैं कि वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकलना है। आम लोगों के लिए कोई राहत की खबर सामने आएगी या चुनावी राज्यों को मदद का ऐलान किया जाएगा, देखिए रिपोर्ट। I used to say, if I hear AI one more time. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना लगातार 9वां बजट पेश करेंगी। एक तरफ जहां बजट को लेकर चर्चा तेज है, तो वहीं चर्चा इस बात की भी हो रही है कि क्या इस बार भी चुनावी राज्यों के लिए बजट में कई ऐलान किए जाएंगे, क्योंकि बजट सत्र के दौरान ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो जाएगा। जहां विधानसभा चुनाव होने हैं, खासतौर पर बड़े राज्यों जिसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल शामिल है। इन तीनों राज्यों में भाजपा सत्ता से बाहर है। इसलिए माना जा रहा है कि मोदी सरकार पैकेज और योजनाओं के जरिए यहाँ के वोटरों को लुभाने की कोशिश कर सकती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बंगाल के लिए रेलवे और तमिलनाडु के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बड़े ऐलान मुमकिन है। बजट से ठीक पहले आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू और बिहार के सीएम नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा काफी अहम रहा। दोनों ने सरकार को विशेष पैकेज और परियोजनाओं की लंबी लिस्ट थमाई है। क्योंकि इस बार केंद्र में सरकार सहयोगियों के दम पर टिकी हुई है, इसलिए इन्हें नजरअंदाज करना जोखिम भरा हो सकता है। सवाल बना हुआ है कि क्या पिछली बार की तरह
इस बार भी बिहार और आंध्र को तवज्जो मिलेगी? अगर नहीं तो इससे एनडीए के अंदर असंतोष के स्वर उभर सकते हैं। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रम्प टैरिफ का खतरा भारतीय एक्सपोर्टर्स पर मंडरा रहा है। देखना होगा कि वित्त मंत्री घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बचाने के लिए कुछ रक्षात्मक कदम उठाएंगी या नहीं। वहीं हालिया भारत यूरोपीय संघ ट्रेड डील का असर भी बजट में दिख सकता है, जिससे कुछ आयातित सामान सस्ते हो सकते हैं। इन सब के साथ विपक्ष की निगाहें भी बजट पर टिकी हुई हैं। गौर करने वाली बात है कि इस बार रविवार होने के बावजूद शेयर बाजार खुला रहेगा, जिससे बजट पेश करने के दौरान भारी उतार चढ़ाव की संभावना है। अब देखना होगा कि वित्त मंत्री के इस बजट भाषण से क्या निकलकर सामने आता है। इस वक्त सभी की निगाहें बजट पर टिकी हुई हैं, तो नजरें पश्चिम बंगाल पर भी हैं। पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। टीएमसी लगातार उन पर निशाना साध रही है। यहाँ तक कि पार्टी ने अमित शाह को टूटा रिकॉर्ड कहकर भी तंज कसा है। तो और क्या कुछ कहा टीएमसी ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। घुसपैठियों को लेकर बयानबाजी पर गृह मंत्री अमित शाह पहले से ही विपक्ष के निशाने पर थे और अब एक बार फिर उन्होंने चुनावी राज्यों असम और पश्चिम बंगाल में जाकर घुसपैठियों का मुद्दा छेड़ दिया है और जनता से कहा है कि बीजेपी की सरकार बनवाओ ताकि घुसपैठियों को बाहर किया जा सके। अमित शाह के बयान पर अब टीएमसी ने तीखा पलटवार किया है। पार्टी ने एक्स पर लिखा, माँ माटी मनुष्य जैसे नारे नफरत फैलाने वालों और हिंसा भड़काने वालों के लिए नहीं है। आपने संदेश खाली में महिलाओं की गरिमा का वस्तुकरण किया, माताओं और बेटियों को यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप लगाने के लिए पैसे के बदले खाली कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। आपने बंगाल की धरती को तिरस्कार से दूषित किया है। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, स्वामी विवेकानंद से लेकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तक आपने हमारे आदर्शों का अपमान किया है। आपने मजदूरी, घरों, सड़कों और पीने के पानी को रोककर बंगाल को भूखा रखा। आपने भाजपा शासित राज्यों में बंगाली भाषी नागरिकों का शिकार किया, उन्हें हिरासत में लिया, निर्वासित किया और यहाँ तक कि पीट पीट कर मार डाला। इसलिए माँ माटी मनुष्य बोलने की हिम्मत मत करना, तुमने तीनों को कुचल दिया है। इतना ही नहीं, घुसपैठियों वाले बयान पर शाह को घेरते हुए टीएमसी ने 5 सवाल भी पूछे। पार्टी ने एक्स पर लिखा, अगर घुसपैठ वाकई हो रही है तो इसके लिए किसकी गलती है? अगर ये सिर्फ बंगाल की समस्या है तो आतंकवादी हमारे देश में कैसे घुस आए और पहलगाम में 26 निर्दोष नागरिकों की जान कैसे ले ली? अगर घुसपैठ बड़े पैमाने पर हो रही है तो इससे किसे फायदा हो रहा है, जबकि बीजेपी या उसके सहयोगी बंगाल को छोड़कर हर सीमावर्ती राज्य में सत्ता में है जहां एसआईआर का संचालन भी नहीं किया जा रहा है। अगर वाकई बंगाल की मतदाता सूची में आपके दावे के मुताबिक विदेशी शामिल हैं, तो भाजपा नियंत्रित चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए पता लगाए गए बांग्लादेशियों या रोहिंग्याओं की सत्यापित संख्या का खुलासा क्यों नहीं किया? आपकी पार्टी ने अपने ही सांसद के खिलाफ क्या कार्रवाई की है, जिन्होंने खुलेआम कहा था कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो बांग्लादेश के साथ सीमा पर लगी बाड़ हटा दी जाएगी। टीएमसी के इन सवालों ने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि शाह की तरफ से इन सवालों का जवाब आता है या वो चुप्पी साध लेते हैं। अपने बयान को लेकर अमित शाह बुरी तरह से फंस गए हैं, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी घिरती दिखाई दे रही है। आरोपियों के पैरों में गोली मारकर उन्हें एनकाउंटर बताए जाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी सामने आई है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि पुलिस कानून से ऊपर नहीं है, जिसके बाद योगी सरकार की टेंशन बढ़ गई है। तो और क्या कुछ कहा कोर्ट ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में आरोपियों के एनकाउंटर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। साथ ही सरकार और प्रशासन को कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य में पुलिस के आरोपियों के पैरों में गोली मारकर उन्हें एनकाउंटर बताने की आदत पर गहरी चिंता जताई है। प्रयागराज में जस्टिस अरुण कुमार देशवाल की सिंगल बेंच ने साफ शब्दों में कहा कि पुलिस कानून से ऊपर नहीं है और आरोपियों को सजा देना न्यायपालिका का काम है, न कि पुलिस का। प्रमोशन, वाहवाही या सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने के लिए गोली चलाने की प्रवृत्ति न सिर्फ गलत बल्कि खतरनाक भी है। आरोपियों के शरीर के किसी भी हिस्से पर गोली मारना कानूनन अस्वीकार्य है। किसी भी एनकाउंटर में अगर फायरिंग या गंभीर चोट होती है तो सख्त नियम स्वतः लागू होंगे। बता दें, हाईकोर्ट ने पुलिस के लिए 6 पॉइंट गाइडलाइंस जारी करते हुए इनके पालन को जरूरी बताया और सुप्रीम कोर्ट के PUCL बनाम महाराष्ट्र मामले में तय दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित SP और SSP को सीधे तौर पर जिम्मेदार माना जाएगा और व्यक्तिगत रूप से अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। तो वहीं इस मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने X पर पोस्ट किया कि झूठे एनकाउंटर प्रशासन को भ्रष्ट करते हैं। कोर्ट के अलावा किसी और का सजा देना खुद में एक गुनाह है। आपको बता दें, कोर्ट की ये टिप्पणी मिर्जापुर के राजू उर्फ राजकुमार और 2 अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की गई। ये तीनों अलग अलग पुलिस मुठभेड़ों में घायल हुए थे। कोर्ट ने नोट किया कि इन घटनाओं में किसी भी पुलिसकर्मी को चोट नहीं आई, जिससे हथियार के उपयोग की आवश्यकता पर सवाल उठते हैं। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि मुठभेड़ के संबंध में FIR दर्ज की गई थी, लेकिन घायल का बयान न तो मजिस्ट्रेट के सामने और न ही किसी चिकित्सा अधिकारी के जरिए दर्ज किया गया।
हाईकोर्ट ने इसे सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी आपत्ति जताई है। एनकाउंटर को लेकर यूपी में विवाद खड़ा हो गया है तो बवाल बिहार में नीट की छात्रा की जान जाने को लेकर भी मचा हुआ है। छात्रा के शोषण के मामले में एनडीए सरकार बुरी तरह से गिर गई है। जन आक्रोश और विपक्ष के ताबड़तोड़ हमलों के बाद एक्शन तो ले लिया गया, लेकिन सरकार की मुश्किलें कम नहीं हुई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार की घेराबंदी की है। तो क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ शोषण और जान लेने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में विपक्ष की तरफ से सरकार की घेराबंदी जारी है, वहीं जनता में भी जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। विपक्ष के दबाव के चलते ये मामला अब सीबीआई के हवाले कर दिया गया है। बिहार सरकार के इस फैसले के बाद भी नीतीश सरकार की मुश्किलें बढ़ी हुई मानी जा रही हैं। इस मामले को लेकर बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, नीट छात्रा का शोषण और जान लेने का उद्भेदन करने की बजाय बिहार सरकार ने केस को सीबीआई को सौंपने का फैसला लेकर फिर साबित कर दिया कि बिहार का प्रशासनिक ढांचा भ्रष्ट, अयोग्य, अदक्ष और अनप्रोफेशनल है, जो एक शारीरिक उत्पीड़न और जान लेने के केस को भी नहीं सुलझा सकता। पुलिस से अधिक ये बड़बोली एनडीए सरकार के करप्ट और कंप्रोमाइज तंत्र की विफलता है, जिनके कर्ता धर्ता मंत्री, मुख्यमंत्री दिन रात आकाश पाताल से अपराधियों को पकड़ने की डींगे हाँकते हैं। तेजस्वी यादव का ये बयान न केवल इस केस तक सीमित है, बल्कि बिहार की समग्र कानून व्यवस्था और प्रशासनिक क्षमता पर सीधा हमला माना जा रहा है। उन्होंने नवरूणा केस का जिक्र करते हुए सरकार से सवाल किया कि नवरूणा केस जैसे अनेक मामलों में सीबीआई 12 से 13 वर्षों से आरोपियों को नहीं पकड़ पाई तथा जांच भी बंद कर दी। यही इस मामले में होना है। कहाँ है चुनावों में जंगल राज चिल्लाने वाले? बिहार की ध्वस्त और भ्रष्ट विधि व्यवस्था की जवाबदेही कौन लेगा? क्या फिर सरकार द्वारा हेडलाइन मैनेजमेंट के जरिए ध्यान भटकाने की कोशिशें होंगी? जैसा आप जानते हैं कि पटना में नीट की तैयारी कर रही एक 18 वर्षीय छात्रा 6 जनवरी को अपने कमरे में बेहोश पाई गई थी। करीब 5 दिनों तक कोमा में रहने के बाद 11 जनवरी 2026 को उसकी जान चली गई। शुरुआत में पुलिस ने इसे नींद की गोलियां खाने से गई जान जाने का मामला बताया था। हालांकि परिजनों ने छात्रा के शरीर पर चोट के निशानों का हवाला देते हुए इसे शोषण और साजिशन जान लेने का मामला करार दिया। वहीं फॉरेंसिक जांच के बाद ये साबित हुआ कि छात्रा के परिजनों के आरोप सच थे, यानी इस मामले में शोषण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया, जिसके बाद दबाव में आई सरकार ने इसकी जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश कर दी। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है, तो सीएम स्टालिन ने भी एआईएडीएमके पर निशाना साधा है। तमिलनाडु में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में जनता को लुभाने के लिए तमाम वादे किए जा रहे हैं। इस बीच राज्य के सीएम एमके स्टालिन ने बड़ा दावा किया है, साथ ही एआईएडीएमके पर सवाल भी खड़े किए हैं। तो क्या कुछ कहा सीएम स्टालिन ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाले हैं। इसे देखते हुए सभी राजनीतिक दल सक्रिय रूप से चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने एआईएडीएमके को आड़े हाथों लेते हुए कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने ईपीएस यानी ई पलानीसामी पर सरकार की योजनाओं की नकल करने का आरोप लगाया। सीएम स्टालिन ने दावा किया कि पलानीसामी निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। सीएम ने उन पर अपने वादे पूरे न करने का आरोप लगाते हुए कहा, ईपीएस डीएमके सरकार की योजनाओं की नकल कर रहा है और उन्हें वादों के रूप में पेश कर रहा है। क्या एआईएडीएमके ने 2011 और 2016 में किए गए वादों में से किसी को पूरा किया? क्या एआईएडीएमके ने चेन्नई और कन्याकुमारी के बीच तटीय सड़क बनाने का अपना वादा पूरा किया? एमके स्टालिन ने आगे सवाल किया कि आपने कहा था कि राशन कार्ड धारकों को मोबाइल फोन्स दिए जाएंगे, वो फोन कहां हैं? आपने मुफ्त वाईफाई की बात कही थी। सभी पंचायत क्षेत्रों में अम्मा की दोपहिया वाहन मरम्मत केंद्र कहां हैं? उन्होंने आगे कहा कि लोगों को पता है कि एआईएडीएमके अपने किए गए वादों को पूरा नहीं करने वाली है। पलानीसामी जो तमिलनाडु के लिए आवाज नहीं उठा सकते, एक हारे हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि हम वादे के मुताबिक महिलाओं को उनके अधिकार के रूप में 1000 रुपए प्रदान कर रहे हैं। डीएमके सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की 22 साल पुरानी मांग पूरी कर दी है। हमने महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 58% कर दिया है। एक तरह से सीएम स्टालिन के हमले से एआईएडीएमके घिर गई है। अब इसका डीएमके को कितना फायदा मिलता है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। सीएम स्टालिन ने तमिलनाडु में फिर से सरकार बनाने का दावा कर दिया है, तो डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि हमने ईरान को बुरी तरह से घेर लिया है। हमारे जंगी बेड़े ईरान के करीब हैं। अगर खामेनी हमारी बात नहीं मानेंगे तो उनके साथ बहुत बुरा होगा। तो दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ कह दिया है कि ट्रंप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं होगा। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमले की कोशिश की तो अमेरिका ही नहीं, उसके सभी दोस्तों को भी इसकी सजा दी जाएगी। तो क्या मिडिल ईस्ट में जंग ही बचा है आखिरी रास्ता? देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान और अमेरिका के बीच की टेंशन अपने चरम पर पहुंच चुकी है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से बंद करना होगा, तो वहीं ईरान ने जवाब दे दिया है कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी के तेवर बेहद सख्त हो गए हैं।
उन्होंने अरब लीग और दुनिया के दूसरे देशों को सख्त चेतावनी दी है। कहा है कि अगर हालात बिगड़े तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने की तैयारी भी पूरी कर ली है। दुनिया का करीब 20% तेल और बड़ी मात्रा में तरलीकृत गैस इसी रास्ते से गुजरती है। सऊदी अरब, इराक, यूएई और ईरान जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों के पास अपने व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण रूट है और यहीं पर ईरान की नौसेना अपनी सालाना मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। ट्रंप ने इस अभ्यास को रोकने की धमकी भी दी थी, लेकिन ईरान ने अमेरिका की धमकियों को नजरअंदाज कर दिया है। इस बीच खबर आ रही है कि आधा दर्जन कार्गो विमान तेहरान एयरपोर्ट पर उतरे हैं। ये विमान रूस और चीन से आए हैं, जिसमें भारी संख्या में हथियारों के होने का अनुमान जताया गया है। जंग की तैयारियों के बीच ईरान के IRGC कमांडर मोहम्मद अकबर जाहदी ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जंग होती है तो अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान का सबसे पहला निशाना बनेगा। इसके लिए ईरान ने अपनी सैकड़ों मिसाइलों के साथ 1000 नए स्ट्रेटेजिक ड्रोन भी तैनात कर दिए हैं। इन ड्रोनों की तस्वीरें जारी नहीं की गई है ताकि सैन्य राज्य सुरक्षित रहे। वहीं सैटेलाइट तस्वीरों के खुलासे ने भी अमेरिका की टेंशन को बढ़ा दिया है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें इस्फहान और नातांज परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त हलचल दिखाई दे रही है। ये वो परमाणु ठिकाने हैं जहां जून 2025 में अमेरिका और इजराइल ने हमले किए थे, लेकिन ईरान ने इन संयंत्रों की रिपेयरिंग कर ली है। अब यहाँ कुछ बड़ा होने के संकेत मिल रहे हैं, जो अमेरिका की चिंता का सबसे बड़ा कारण दिखाई दे रहा है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की सफर पर पड़ी तिरछी नजर। हलवा तैयार है, चौंकिए नहीं। मेरा मतलब है कि बजट तैयार है। आपको शायद ज्ञात होगा कि संसद में एक ऐसी परंपरा है जब वित्त मंत्री बजट के ठीक पहले एक कढ़ाई के अंदर हलवा भरकर लाते हैं और वो हलवा संसद सदस्यों को खिलाया जाता है। जी हाँ, उन्हीं को ये हलवा भी खिलाया जाता है जो जनता के हिस्से का बाकी माल भी छट कर जाते हैं। अब देखना यह है कि वित्त मंत्री के पिटारे में हलवे के अलावा कल आने वाले बजट में क्या करा रही जनता के लिए जो महंगाई के दर से, बेरोजगारी के दर से और आयकर के दर से करा रही है, उसके लिए कोई बाम वगैरह है कि नहीं।